हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 9 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए आपसे स्टूडेंट के लिए मैं एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आपसे स्टूडेंट का 19 तारीख को 19 फरवरी को आपका सोशल साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट को ये आपका 2025-26 का आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका कैसे आने वाला है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल आपका आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा, कैसा रहेगा वह आपको पता चल जाएगा। प्लस में आपसे स्टूडेंट को सारे सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सारे सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो बार आपके रिपीटेड होते हैं, हर साल आपके आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वह सभी क्वेश्चन आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा है पहला है, एक है। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि आपको मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ। प्लस में जो आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके आगे आने वाला भी क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और आपसे स्टूडेंट को अपने 95 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक है, 95 प्लस मार्क्स चाहिए आपको सोशल साइंस एग्जाम के अंदर में, तो आपको मैं दिला दूंगा। बस क्या करना, जो जो मैं आपको कहूंगा उसको प्रैक्टिस कर लेना, बस दैट्स इट। आपको 80 में से 80 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर फाइनल एग्जाम में आ ही जाएंगे। 20 मार्क्स तो आपके स्कूल में मिल ही जाएंगे अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से नंबर आपके आएंगे, तो अपने आप से दे देते हैं 20 मार्क्स को। ठीक है, तो चलो करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेट पेपर 1 है, संख्या हमारा 1 है। ठीक है, चलो ये रहा आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर 2025-26 का आएगा, क्लास 9th आएगा, सामाजिक विज्ञान है, और 3 घंटे का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। एग्जाम टाइमिंग रहता है आपका 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, आपका जो असली क्वेश्चन पेपर होता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, सामान्य देश से स्टार्ट होता है। 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। और उस चीज को, सामान्य देश को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है 100 में से 100 का टारगेट है, तो हमें 1 मार्क्स भी कम नहीं करना है, इसलिए इसको पढ़ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना शुरुआत से। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि समय चला जाएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड में छोटा वीडियो रहेगा, मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप इसको स्कूल में जरूर पढ़ना। आगे बात करते हैं, फर्स्ट खंड से हम स्टार्ट करते हैं। खंड का है हमारा। ठीक है, खंड का वह आपका किससे रिलेटेड में है, इतिहास से रिलेटेड में है, और आपका कितने मार्क्स का टोटल आपका खंड का आएगा, आपका 20 मार्क्स का, आपका 20 खंड का है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्लास पे पूरा फोकस बना के रखना, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से सुनना समझना, और ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार, हर एक क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 बार लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना। इसके बहुत ज्यादा फायदे ही फायदे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका टाइमिंग जो आप लेते होगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपके जो 100 में से आउट ऑफ 100 में से 100 मार्क्स आपके पक्के हो जाने की संभावना आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार नहीं, भले 1 से 2 बार तो लिखना जरूर, 1 से 2 बार लिख के जरूर करना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी, और एक और चीज, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू ट्री। ठीक है, टू ट्री इन ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की। ठीक है, टू ट्री इन इज, सॉरी इज है ये, टू ट्री इज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक की रचना किसने की, हमारे को बताना है। बताओ, जॉन लोक, जीन जैक रूसो, लुई और कार्ल मार्क्स, किसने की। इसका राइट सबका आएगा जॉन लोक ने किया था, जॉन लोक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का हमारे को चयन करना है, सही विकल्प। और एक चीज और, हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तब जाके आंसर देने जाओगे, ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर जाके क्वेश्चन का आंसर देना, ध्यान रखना, वरना तो क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, नंबर आपके कटेंगे, समझा रहा हूं मैं। चलो करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, तो कथन सही कथन छांटना है। पहला आपका कथन दे रखा है, 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई। ठीक है, तो ये इसका राइट है कि नहीं, ऑप्शन सही राइट है कि नहीं, बताओ। राइट है। नेक्स्ट आपका हमारा है, कैसे 28 फरवरी 1933 को फायर डिग्री के द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, किसने किया, हिटलर हिटलर हिटलर। आगे बात करते हैं, थर्ड आपका आएगा, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर का चार्ल्स नियुक्त किया। ठीक है, का हिटलर ने, ठीक है, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर का चांसलर नियुक्त किया। बिल्कुल सही बात है, चांसलर नियुक्त किया। तो ये आपके तीनों के तीनों जो घटना आपके आएंगे बिल्कुल सही है, तीनों घटना आपके बिल्कुल सही है, मतलब कि आपका डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला आपका बोल्शेविक की पार्टी का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें और सही विकल्प का हमारे को सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। ये हमारा ये सारे दे रखे। पहले जो ओरिजिनल डेट्स हैं इन सबके जो डेट्स आएंगे, जैसे कि लुई आपका 16 लुई 16 फ्रांस का राजा कब कब बना, तो इसका डेट एक्चुअल जो डेट है वह आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए, आंसर की आपको हर एक क्वेश्चन का मेरे पास आंसर का पीडीएफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो करते हैं। तो लुई 16 जो हमारा फ्रांस का राजा कब बने थे? हमारे 1974 में बने थे। ठीक है, समांतवाद का उन्मूलन कब हुआ था? हमारा 1779 में हुआ था। ठीक है, आगे करते हैं। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? आपका 1779 में हुआ। ठीक है, सॉरी 1779 नहीं, 1789 आगे करते हैं। 1791 का मतलब कि 1791 का संविधान कब आपका बना? 1791 ही बना था, ये तो वैसे दिया गया। ठीक है, तो ये आपके कैसे है, पहला दूसरा दूसरा और तीसरा, मतलब कि इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे सारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। स्क्रीन थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आएगा, ए है लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। उस समय पे राज्यारोहण जब ये बन रहे थे राजा, तो भाई उस समय फ्रांस की स्थिति कैसे थी हमारे को बताना है। चलो करते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे पास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा करूंगा मैं इसको, ठीक है बेहतर है, हाँ चलो ठीक है बेहतर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था 1774 में जब लुई 16वें सिंहासन पर बैठे तो फ्रांस पर भारी कर्ज था जो पिछले महंगे युद्धों और राजशाही के अत्यधिक खर्चों के कारण था। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई, पहली स्थिति ये थी। 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपका 2 पॉइंट्स लिखना जोड़ी है, 2 पॉइंट्स कम से कम लिखोगे। 3 पॉइंट मैंने दे रखा है, तो 2 जो भी आपको बेस्ट पॉइंट आपको रहता है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिख के दूंगा, जो भी आपको बेस्ट याद हो जाए, समझ में आए। हर एक क्वेश्चन इजी है, हर एक क्वेश्चन सिंपल है, सो सिंपल है, आपके दिमाग में पढ़ोगे याद हो जाएगा, समझ में भी आपके बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी पॉइंट को याद करने में। तो जो भी आपको बेस्ट पॉइंट होगा उसको याद कर लेना। ठीक है, थर्ड आपका आएगा, ठीक है, सेकंड आपका तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति अपर्याप्त थी जिससे अकाल और व्यापक भूखमरी फैली गई। ठीक है, तीसरा आपका यह है, आर्थिक समस्या के कारण आम जनता में भारी असंतोष बढ़ रहा था जिससे अंततः 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुआ। ठीक है, तो ये सब है। आगे करते हैं, हमारा सेकंड है ओलपम क्या है ये, ओलमप दे गुच के कार्यों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये हमारा व्यक्ति थे, इनके कार्य क्या था, ओलमप दे कुछ गुंज 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 ओलमप दे गुंज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। कैसे कैसे नाम होते हैं, कोई बात नहीं। तो इसके जो कार्य थे, ये व्यक्ति थे, इनके क्या कार्य थे हमारे को बताना, चलो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हम इसके बारे में लिखे, इनके बारे में है, उन्होंने 1791, ठीक है, 1791 में स्त्री और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की। ठीक है, प्रकाशित की जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार देने की मांग की गई। मतलब कि ये एक ऐसे समाजवादी थे, समाजवादी कल्याणकारी व्यक्ति थे, समाज के कल्याणकारी व्यक्ति थे, मतलब कि एक भले व्यक्ति थे जो इन्होंने ये किया, पहला फर्स्ट। सेकंड आपका आएगा, उनका मानना था कि यदि महिलाएं अपराध की सजा पा सकती है, मतलब कि अपराध की सजा, जो भी अपराध करेंगे उनकी सजा पा सकती है, तो उन्हें राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। भाई उनको जब वो सजा पा सकते तो उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए ना भाई। ठीक है, थर्ड हमारा आएगा, वह अपने विचारों के कारण उन्हें 1793 में फांसी दे दी गई, लेकिन उनके कार्यों ने नारी अधिकार आंदोलन को एक नई दिशा दी। ठीक है, तो इन्होंने नागरिकों महिलाओं की बराबरी के लिए, सम्मान के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बराबरी के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए, उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, ये सब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेनिन के अप्रैल थीसिस के किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस बनाया था, इसके अंदर कई सारे नियम कायदे कानून थे, तो उसके बारे में हमारे को बताना, चलो बताते हैं। पहला हमारा था ये सब जो थे, मतलब कि इसके अंदर में जो था अप्रैल थीसिस के अंदर में मांगे थी, कई सारे लेनिन की क्या थे, कई सारी मांगे थी, तो वह सब है। देखते हैं, पहला हमारा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को तत्काल समाप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाई रूस जुड़ेगा नहीं भाई, इसको तत्काल अभी का अभी समाप्त करो, ये हटा दो उसको बिल्कुल ही।
नेक्स्ट हमारा समाज, ठीक है, समस्त भूमि को धनी जमींदारों से जब्त कर किसानों को हस्तांतरित करना। मतलब कहने मतलब कि समस्त पूरी का पूरी भूमि को क्या करना भाई, धनी जमींदारों से छीन करके भाई किसानों को दे देना। तीसरा हमारा है देश के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तो ये इसके 3 मांगे थे इसके अंदर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी पॉइंट लिखा है क्या मैंने? बस ये इतना 3 ही पॉइंट लिखा, 3 ही है बस। नेक्स्ट हमारे सामने में है क्या, एक क्वेश्चन है। अब हमारा 3 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले आगे से बढ़ने से पहले आपने इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। वीडियो क्लास के एंड में या अभी कमेंट कर दो एक, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो प्लीज 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 एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आपसे स्टूडेंट नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पर सेट कर लेना, क्योंकि आपको इसके आगे भी और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा हिटलर का, और सारे सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके आने के संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि भाई मैं कोई सी भी वीडियो जो बनाता हूँ बेमतलब का नहीं बनाता, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कभी बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं हिटलर के उदय के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। हिटलर के उदय, तो हिटलर के उदय के कारणों, हिटलर का उदय हुआ, हिटलर एक कैसा है, एक नेता अपने पोस्ट पे कैसे आ पाया बताओ। फ्रांस के अंदर में भाई हिटलर कुछ भी नहीं था, शुरुआती समय पे कुछ भी नहीं था, उसने कैसे कैसे वह करके वह अपना एक पूरे राजा बन गया, वहां का फ्रांस का पूरा राजा बन गया। कैसे बन गया, ठीक है, उसने पूरी सत्ता को अपने हासिल कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, कैसे, तो ये बताना हमारे को। तो उदय के कारणों का मतलब किसको उदय के कारण है, मतलब कि कैसे वह बना, कैसे कैसे बना, ये बताना है। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी पर लादी गई अपमानजनक शर्तों ने जनता में प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिशोध की भावना भर दी, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर बहुत सारी ऐसे शर्तें हो गई जिसके कारण जो वहां के जनता थे ना, लोग थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, तो वह प्रतिशोध की भावना भर दी, मतलब कि वो गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, और वो लोग अपना जो सरकारों से क्या होने लगे, सरकार से भाई गुस्सा हो गए, उनसे बदला लेना चाहते थे, ठीक है। तो हिटलर ने इसे राष्ट्रीय अपमान बताकर जन समर्थक हासिल किया। तो इसने क्या करा, फिर जनता को क्या करा भाई, इसने बोला कि बस सरकार ऐसे है ऐसे, मतलब सरकार के बारे में बुराइयां की, और अपने अपनी तरफ में सारे सारे जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ठीक है, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपने समर्थन में कर लिया। सेकंड हमारा इस मंदी, ठीक है, इस मंदी मतलब कि हमारा 1929 के अंदर में मंदी, आर्थिक मंदी आई थी, ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया, और बेरोजगारी और गरीबी ने आम लोगों को लोकतांत्रिक सरकार हताश कर हिटलर की ओर धकेला। मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार से बिल्कुल क्या कहता है, हताशा कर दिया भाई, हताश कर दिया, मतलब उससे पूरी तरह से वह रूस गए, गुस्सा हो गए। तो और ये हताश ने हिटलर की ओर धकेला। अब ये जो हिटलर इसके बीच में क्या बनने लग गया भाई, हीरो बनने लग गया, ठीक है। और बहुत सारे मतलब सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली, ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे कि अपने और लोगों को उसने क्या कर आकर्षित कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड हमारा आएगा आर्थिक और कमजोर गठबंधन सरकारें और राजनीतिक अस्थिरता ने जर्मनी में एक मजबूत नेता की आवश्यकता को महसूस कराया। तो वो जो नेता कौन बन के आया, हिटलर बन के आया, ठीक है। फोर्थ हमारा हिटलर का एक उत्कृष्ट वक्ता था भाई, बहुत बढ़िया प्रवचन देने वाला, ठीक है, स्पीच क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्पीच देने वाला व्यक्ति था वह, ठीक है। और नानी पचान ने उसे जर्मनी के उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया, और जो युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार व गौरव का वादा कर रहा था, ठीक है। इस ने इस तरह से कर करके, ठीक है, लोगों को फुसलाया, ठीक है, अपनी गति पे बैठाती है। टोटल मेरे 5 फिफ्थ एंड सिक्स्थ 7 पॉइंट 6 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, तो कोई भी आप 5 पॉइंट कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। 5 नंबर का पॉइंट है, 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा नास्ती, और सारे सारे पॉइंट एकदम सो लीजिए, ऐसा नहीं है कि भाई को बहुत सारे मोटे मोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्या, पेज जो पेज है ना, पेज छोटा आएगा, इसके कारण आपको शायद में भी दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि नहीं, छोटा छोटा है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट हमारा नास्तिकवाद दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। नास्तिकवाद जो विचारधारा था उसके बारे में हमारे को बताना है, चलो करते हैं। तो ये आपको पता होगा इसके बारे में, नास्तिकवादी दृष्टिकोण एक नस्लवादी और अधिनायकवादी विचारधारा थी। नस्लवादी भाई ये नस्ल से आधारित, ठीक है, ये नस्ल से आधारित भेदभाव करा करता था, नस्ल के आधार पर, गोरे हो गए काले हो गए भाई, ठीक है, गोरे काले हो गए, इसके आधार पर वह विचार, इसके आधार पर वह क्या करता था, अंतर करा करता लोगों के अंदर में। आगे बात करते हैं आर्य नस्ल की स्वच्छता और यहूदी लोगों के लिए नफरत की भावना रखती थी। तो ये जो दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे वह आर्य नस्ल को उच्च मानते थे, स्वच्छ मानते थे, ठीक है, सबसे ऊंचे में रखते थे, और यहूदी को क्या करते थे, एकदम बेकार बेकार लोग मांगते थे। नेक्स्ट हमारा नस्ली शुद्धता के नाम पर नास्ती शासन ने लाखों यहूदियों और रोम लोगों और विकलांगों की व्यवस्थित रूप से हत्या की, जिसे
होलोकॉस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने कई सारे को हत्या भी कर दिया भाई, देख रहे हो, खाली अपने ही को देखा जाएगा, बाकी दूसरे को कुछ नहीं। आगे कहता है हिटलर ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया और स्वतंत्र प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और तानाशाह के रूप में पूर्ण सत्ता हासिल की। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर में इसकी विशेषता है। मतलब कि फैलाने वाला कौन था, हिटलर फैलाने वाला था इस सबको। आगे करते हैं फोर्थ हमारा आएगा नास्तियों। नास्तियों ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया और जिससे अपार विनाश हुआ। नास्तियों ने क्या करा, मतलब कि आर्य समाज वाले लोगों ने भाई यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध में भाई धकेल दिया, जिससे अपार विनाश हुआ। ठीक है, तो ये इसकी विचारधारा, मतलब कि ये देख लो कैसे भी इससे इसका विचारधारा पता चलता है, नास्तिक लोगों का विचारधारा के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा है कि गोएबल्स के नेतृत्व में नास्तियों ने झूठ और दुष्प्रचार का उपयोग करके जर्मन जनता को भ्रमित किया, जिससे उन्हें युद्ध और हिंसा का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया गया। ये चीज सिक्स्थ हमारा नास्तिकवाद विचारधारा मानवीय गरिमा के खिलाफ एक घृणित और विनाशकारी दर्शन थी, और जिसने न केवल जर्मनी को तबाह किया बल्कि पूरे देश को, पूरे विश्व को गहरे घाव दिए। तो ये सब पॉइंट्स है, इसके बारे में आप लिखोगे, ये विचारधारा के बारे में इतने सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो हमारा है 19 है, 19 अब इसके आंसर देखो, ये पैसेज होता है। ठीक है, ये पैसेज होता है, तो इसके पैसेज आपको इसमें से मिल जाता है, अधिकतर आपको इसमें से मिल जाता है। बस आपको बता दूं जैसे कि इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा 8.1 का, आपको जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसके आंसर मैंने लिख रखे हैं, आपको पैसेज वाला होता है इसलिए मैं आपको ये करा नहीं रहा हूँ, तो इसका आंसर मैंने ये लिख दिया है, और दोनों के आंसर भी ये रहे, मैंने लिख दिया है। तो इसको पढ़ करके आप उसमें से आंसर मिल जाता है, इसलिए मैं आपको ये करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस पहले एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 9th हमारा आएगा मैप है। ठीक है, मैप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। मैप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स का आपका आता है, बहुत ज्यादा आपको पता ही होगा। तो मैप के लिए मैंने क्या करा है, छोटा सा वीडियो बना दिया है। ठीक है, आपके 2 तरह के मैप होते हैं, वर्ल्ड का होता है, ठीक है, वर्ल्ड का, और आपका इंडिया का मैप होता है, सबको पता है, इंडिया का मैप होता है, सबको पता है। तो आपको भाई क्या करना है, आप सुनो। तो मैंने क्या करा, 2 वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं। एक तो वर्ल्ड के लिए एक अलग वीडियो बनाया, इंडिया के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया। तो आप क्या करना है, आपको ये करना है कि भाई छोटा सा वीडियो है, मैंने आपके लिए बना दिया है, आपको वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लेना, और आपके 5 में से 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना, और जो मैंने कहा उसको प्रैक्टिस कर लेना, आपके 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं ये वाला मैप आपको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट उसमें जो पूरा कंप्लीट मैप है ना, हम इसको करेंगे, क्या फायदा होगा। ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट मैप करा दिया, इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट खंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट खंड हमारा स्टार्ट होता है खा खंड है, ये हमारा भूगोल है। ये सारे जो पार्ट्स अपने 4 बुक्स होते हैं, 4 बुक्स आपके 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, 20 मार्क्स से सारे के सारे हैं। तो करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व तट पर सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पूर्व तट पर देखो, आपका पहला था पूर्व तट है, आपका उत्तर में आता है एक, और जैसे नीचे में जाता है तो ऐसे आता है। कम अपना भारत का नक्शा इस प्रकार से है। ठीक है, तो हमारे सॉरी नेक्स्ट जो हमारा आएगा, पूछा जा रहा है पूर्व घाट पर। ठीक है, पूर्व घाट सर्वोच्च है, पूर्व घाट पर सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट। देखो, आपको 2 तरह के घाट होते हैं, ऊपर की बात नहीं किया जा रहा है, 2 तरह के घाट होता है, आपको पता है। इस तरह में ये हमारा पश्चिमी घाट होता है, ये हमारा पूर्वी घाट होता है। पूर्वी घाट पर हमारा कौन सा सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर सर्वोच्च शिखर कौन सा, बताइए, पर्वत श्रृंखला कौन सा है, हमारा महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। ठीक है, आगे कहते हैं नेक्स्ट हमारा आएगा, सही मिलान के कीजिए, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, हमारा 29-33 है, 29-33 है। बाकी इसका जो उत्तर से दक्षिण में बता देता हूँ, उत्तर से दक्षिण कितना आएगा, 3214। ठीक है, 3214, तो हमारा 3214 हमारा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भाग की। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग की सारे प्रायद्वीपीय भाग की है। ठीक है, भद्रा भी इसमें आ जाएगा। तो कौन सा सबसे लंबी नदी है, महानदी है। नेक्स्ट हमारा, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, आपका जून के आरंभ में मानसून का आगमन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। 14 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सॉरी, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो हमारे 2000 में बनाया गया था, उसकी प्रमुख नीतियों का मतलब इसके बारे में बताना है, वह क्या करता है क्या नहीं है, क्या इसके बारे में बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इसका आंसर, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना।
ठीक है, तो 14 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क फ्री में आने वाले जो भी शिक्षा होती है इसको शिक्षा प्रदान करना। सेकंड, इसकी प्रावधान था आपका लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से कम नहीं बल्कि अधिमानतः, ठीक है, अधिमानतः 20 वर्ष या उससे अधिक कराने पर जोर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजा योजना शुरू करना। ये सब इसके प्रावधान थे, ये सब इसके अंदर में जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब फैसले लिए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 15, भारतीय मरुस्थल की विशेषता का वर्णन कीजिए। भारतीय मरुस्थल जानते हो हमारे भारत के बहुत बड़ा रेगिस्तान का स्थान है, कौन सा राजस्थान है। ठीक है, तो उसके बारे में हमारे को बताना है। ठीक है, तो उसकी जलवायु, राजस्थान की जो जलवायु है ये कैसी जलवायु है उसके बारे में हमारे को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क होती है जिसमें वर्षा भर नमी की भारी कमी होती है, वर्षा भर। ठीक है, वर्षा भर आपका नमी की कारण मतलब न पानी जैसा कुछ होता है, नमी ये होता ही नहीं है आपका। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है जिससे जल की भारी कमी रहती है। थर्ड हम लिखेंगे भारतीय मरुस्थल जिसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल माना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब कि जितने भी हमारे वर्ल्ड के अंदर में जितने भी मरुस्थल आपके हमारे पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आएगा हमारे ही भारत के मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पानी की कमी। पानी की कमी के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम पाई जाती है जिसमें मुख्य रूप से झाड़ियां और खटीले पौधे शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 16 है। आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और भी हमारे को करना है, आपको भी प्रैक्टिस करना है इसलिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आएगा भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के विश्लेषण कीजिए। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, भारत की जलवायु को, मौसम को, भाई जलवायु को हम कैसे नियंत्रित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक है जिसमें से आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, पहला हमारा होता है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश रेखा या आप उसको कर्क, अक्षांश रेखा मतलब कि कर्क रेखा भी कह सकते हैं। कर्क रेखा होती है, अक्षांश रेखा कौन सी हमारे कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती देश के मध्य से गुजरती है, जो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बनाती है जिसमें तापमान में अंतर रहता है। मतलब कि अक्षांश रेखा आएगा जिसके कारण हमारे भारत को दो हिस्से में बढ़ जाता है। ठीक है, दो हिस्से में बढ़ जाता है और दक्षिण के अंदर में ये जलवायु है और आपके उत्तर के अंदर में ये जलवायु है जिसके कारण तापमान के अंदर में अंतर होता है। मतलब कि जो हमारा जलवायु के अंदर में अंतर करने के लिए कौन हमारा आएगा, अंतर किससे पैदा होता है, कर्क रेखा से पैदा होता है। ठीक है, दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, इसके कारण है। ठीक है, प्रभावित करने वाला तो हमारा ये जो था जलवायु को नियंत्रित करने के लिए, जलवायु को नियंत्रित करने के लिए हमारा क्या है, कर्क रेखा नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा आएगा हिमालय पर्वत। यह उत्तर में एक ऊंची दीवार की तरह कार्य करता है जो मध्य एशिया की अत्यंत ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है जिससे भारत में शीतकाल में भी तापमान अपेक्षाकृत उच्च रहता है। ठीक है, तो ये कारण हो गया, इसके कारण जलवायु आपका नियंत्रण होता है। थर्ड हमारा आएगा जलवायु से दूर। ठीक है, समुद्र से दूर, समुद्र से दूरी। समुद्री तट क्षेत्रों में समकरी जलवायु रहती होती है। समकरी जलवायु ना ठंडी ना गर्मी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जबकि समुद्र से दूर मैदानी इलाकों में महाद्वीपीय जलवायु जैसे कि कठोर गर्मी या ठंडी पाई जाती है। तो यह समुद्र से दूरी के कारण ये आपको जलवायु को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हमारा है ऊंचाई। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊपर चले जाओ तापमान कम होता जाए, तापमान कम होता है। हिमालय क्षेत्रों में उच्च ऊंचाई के कारण जलवायु ठंडी होती है। मतलब कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर में ऊपर बढ़ते जाते हो तापमान कम होता जाता है। ठीक है, जबकि मैदानी इलाकों में यह गर्म होता है। तो ऊंचाई के कारण भी हमारा जलवायु नियंत्रित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। ये तो हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा सेकंड है, भारत की जलवायु। ठीक है, जलवायु विक विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारत की जलवायु विक। ठीक है, अब हमारे को भारत की जलवायु है कि वो मतलब कि जलवायु के बारे में सारी विशेषता बताना है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है जिसमें मौसम स्पष्ट रूप से बदलते हैं। भारत की जलवायु है किससे प्रभावित होती है, हमारा मानसून आने से प्रभावित होती है, इसमें मौसम स्पष्ट रूप से बदल जाते हैं। सेकंड हमारा अधिकांश वार्षिक, ठीक है, अधिकांश वार्षिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान होती है जो जून से सितंबर तक रहती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रभावित करने वाले क्या है, जलवायु की विशेषता हमारा है, विशेषता बताना जलवायु की बस। सेकंड हमारा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अक्सर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है जबकि सर्दियों में उत्तरी क्षेत्रों में तापमान काफी कम हो जाता है, माइनस तक में चले जाता है। सेकंड हमारा हम लिख सकते हैं, फोर्थ हम लिख सकते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान और वर्षा में व्यापक अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए
थार रेगिस्तान में अत्यंत गर्मी होती है और जबकि जबकि हिमालय क्षेत्रों में ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो ये हमारे भारत की जलवायु की विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, गंगा नदी तंत्र की विशेषता का उल्लेख कीजिए। गंगा नदी तंत्र मतलब गंगा नदी जो तंत्र बनता है, गंगा नदी के बारे में पूरा विशेषता हमारे को बताना है, गंगा नदी के बारे में बताना है हमारे को। ठीक है, चलो बताते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 5 पॉइंट हमारे को लिखना जरूरी है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखे गंगा नदी का सबसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई हमारे कितना है, 25 किलोमीटर है। ठीक है, आगे करते हैं। इसका उद्गम आपका उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में होता है, जो देवप्रयाग में मतलब इलाहाबाद में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। सेकंड पॉइंट हम लिखें, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसकी कार्य, इसके कई सहायक नदियां हैं जिसमें कि यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब है प्रमुख नदियां जो एक विशाल बेसिन मतलब जल का बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, जल का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र समझ सकते हो, बहुत बड़ा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सेकंड हमारा है क्या, फोर्थ है, यदि यह नदी हरिद्वार में पहाड़ों से निकलकर विशाल उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है जहां यह कृषि और आबादी को जीवन देती है, ये विशेषता होगी। फोर्थ और फिफ्थ हम लिखे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के विशाल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ऐसे लिख देना। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है, इस नदी का भारत में अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। बिल्कुल सी बात है, गंगा नदी को एकदम से माँ द्वारा भी, माँ देखो गंगा नदी को माँ भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि गंगा के आसपास में जितने भी गांव कस्बे, ठीक है, छोटे मोटे शहर से बने हैं, वह उससे ना गंगा से ही क्या है, तो है गंगा से ही वह आगे की ओर बढ़ते हैं। गंगा ही मतलब कुल मिलाकर गंगा ही उनका पोषण करती है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये कई प्रमुख बसे हुए हैं, तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, सिंधु नदी तंत्र की विशेषता करना है। सिंधु नदी तंत्र मतलब कि वही, आप सिंधु नदी के बारे में भी बताना है। बहुत आसान हो गया, बहुत आसान है। तो पहला करते हैं उसका उद्गम बात करते हैं। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है। सेकंड हमारा, इसकी कुल लंबाई 28 से 80 किलोमीटर है, जो चीन के तिब्बत, भारत और पाकिस्तान तक विस्तृत है। ठीक है, आगे करते हैं। ये है पश्चिम की ओर बहती है और भारत में लद्दाख और जासकर श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये हो गया। फोर्थ हम लिखेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियों जैसे कि झेलम, चिनाब, ब्यास, रवि, व्यास, सतलुज शामिल है, जो सभी 12 मासी है। सभी के सभी 12 मासी मतलब कि 12 मासा ही इस नदी के अंदर पानी रहता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, ये कराची के पास एक बड़ा डेल्टा बनाते हुए अंत में अरब सागर में गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम लिखेंगे, यह नदी विश्व की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यता में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रही है। ठीक है, तो इसकी विशेषता भी बहुत, इसकी सभ्यता की भी, इस नदी की जो हमारी विशेषता भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो हमारी सबसे पहले सभ्यता थी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये यहीं पे फली फूली थी, सिंधु घाटी पे ही। तो ये हो गया, ये 6 पॉइंट थे, हमने लिख दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है मैप। ठीक है, मानचित्र आपका पता होगा 3 मार्क्स आपका इंडिया का मैप आता है, तो इंडिया के मैप के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है। जैसे कि मैंने वर्ल्ड का मैप आपके लिए बना दिया है, उसी प्रकार से मैं आपके लिए मैंने इंडिया का मैप भी मैंने बना दिया है। ठीक है, इंडिया का मैप भी मैंने बना दिया है। इंडिया के मैप का भी वीडियो का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैप। ठीक है, मैप में से मैप की ना चिंता ही भूल जाओ, मैप की जो चिंता है ना भूल जाओ भाई, मेरे को छोड़ दो। 2 वीडियो बना दिया है, छोटी छोटी वीडियो है, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, देखना और मैप में पूरे शुरू से एंड तक पूरा देखना और मैप में 5 में से 5 पूरे पक्के कर लेना। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम यही पे फिनिश करते हैं, यही तक करेंगे। फर्स्ट सेट पेपर 1 के अंदर में हम, ठीक है, ये हमारा सेट पेपर 1 का, ये हमारा सेट पेपर 1 का पार्ट 1 था। इसमें हम 2 ही खंड का और खा हम कंप्लीट कर रहे हैं, खंड का और खा हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सेट के अंदर हम गा और हाँ हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर देंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना प्लीज, ये 2 चीज बहुत ज्यादा करना। और चैनल पे आपसे नए चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लैक बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आप जो नेक्स्ट वीडियो आना है वह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके आगे भी और भी सेट पे आपको मैं कराऊंगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको मैं करा दूंगा, जिससे कि आपका 80 में से 80 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, 80 में से 80 मार्क्स पक्के कराने के लिए आपको मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट जरूर करना इस वाले वीडियो पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है भाई क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है भाई। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे आपके एग्जाम की तैयारी करना बहुत आपकी ये जो वीडियो है आपके एग्जाम की तैयारी में एक बूस्टर के रूप में कार्य करेगा।
ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के नंबर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।